नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कोर्ट्स दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। तो नए प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने सीजेआई बनने के बाद समय बर्बाद नहीं किया और कल पहले दिन से ही मामलों की लिस्टिंग और सुनवाई में स्पष्ट बदलाव की शुरुआत कर दी है। मंगलवार को 2 संविधान पीठ का गठन किया गया। हर बेंच 4 मामले की सुनवाई करेगी। ये लंबी सुनवाई नहीं होगी बल्कि केवल निर्देशों की सुनवाई होगी, जिसका मतलब होगा कि पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने के लिए समय दिया जाएगा और मामले की लंबी सुनवाई के लिए एक तारीख दी जाएगी। मामले की सुनवाई सप्ताह में 3 दिन करनी होगी और पूरी सुनवाई 1 सप्ताह के भीतर पूरी करनी होगी। इस संबंध में न्यायालय ने 4 मामलों में नोडल वकील के रूप में काम करने के लिए 4 वकीलों को भी नियुक्त किया है, जिन पर सुनवाई होनी है। इनके अलावा कम से कम 4 हाई प्रोफाइल मामले जो 10 साल से अधिक पुराने हैं, उन्हें भी मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। पहली संविधान पीठ प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी इसमें शामिल हैं। दूसरी संविधान पीठ में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश और सुधांशु धूलिया शामिल हैं। इन बेंचों के सामने प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना मामला, स्वर्गीय राम जेठमलानी द्वारा कालाधन याचिका, राडिया टेप के संबंध में रतन टाटा की याचिका, 1992 मुंबई दंगे और न्यायमूर्ति श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट, तीस्ता सीतलवाड़ जमानत मामला लिस्टिंग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि संबंधित मामलों में नोटिस जारी करने के बाद ट्रांसफर याचिकाओं को अब सिंगल जजों की बजाय डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि नई ट्रांसफर याचिकाएं एकल न्यायाधीशों के समक्ष सूचीबद्ध होती रहेंगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के दंगे से जुड़े सभी मामले बंद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाओं की एक बेंच लंबित थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समय बीतने के साथ मामले अब निष्फल हो गए हैं। 9 में से 8 मामलों में ट्रायल खत्म हो गया है और गुजरात के नरोदा गांव के एक मामले में अंतिम बहस चल रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की संरक्षण याचिकाओं पर भी सुनवाई बंद की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीस्ता गिरफ्तार हो चुकी है, इसलिए ये याचिकाएं निष्प्रभावी हो चुकी हैं। तीस्ता के वकील को कहा कि वो उनसे निर्देश लेकर समुचित कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस की सुनवाई बंद करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 मामलों में से 8 मामलों में फैसला आ चुका है। नरोदा ग्राम मामले में ट्रायल आखिरी चरण में है। इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई चलेगी। इन मामलों में एनएचआरसी द्वारा दायर ट्रांसफर याचिकाएं, दंगा पीड़ितों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाएं, 2003 से 2004 के दौरान एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा दायर रिट याचिका, फरवरी 2002 के गोधरा नरसंहार के बाद गुजरात में गुजरात पुलिस से सीबीआई को हिंसा के मामलों में जांच स्थानांतरित करने की मांग की है। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने 3 न्यायाधीशों की पीठ ने ये ध्यान देने के बाद मामलों को बंद करते हुए कहा कि अदालत ने दंगों से संबंधित 9 मामलों की जांच और अभियोजन के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया था। इनमें से 8 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है। एसआईटी की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि नरोदा गांव क्षेत्र से संबंधित 9 मामलों में से केवल 1 की सुनवाई अभी लंबित है और अंतिम बहस के चरण में है। अन्य मामलों में ट्रायल पूरे हो गए हैं और मामले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलीय स्तर पर हैं।
पीठ ने आदेश में कहा, सभी मामले अब निष्फल हो गए हैं। इस अदालत का विचार है कि इस न्यायालय को अब इन याचिकाओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मामलों को निष्फल होने के रूप में निपटाया जाता है। पीठ ने आगे निर्देश दिया जाता है कि नरोदा गांव के संबंध में मुकदमे को कानून के अनुसार निष्कर्ष निकाला जाए और उस हद तक इस अदालत द्वारा नियुक्त विशेष जाँच दल निश्चित रूप से कानून के अनुसार उचित कदम उठाने का हकदार होगा। बेंच ने नोट किया, जहां तक सीतलवाड़ द्वारा प्रार्थना की गई सुरक्षा का संबंध है, उन्हें उचित प्रार्थना करने और संबंधित प्राधिकारी को आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। जब भी ऐसा आवेदन किया जाता है तो इसे कानून के अनुसार निपटाया जाएगा। वकील ने कहा कि उसे सीतलवाड़ से निर्देश नहीं मिला, वो इस समय गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज एक नए मामले में हिरासत में है। पीठ ने सीतलवाड़ को राहत के लिए संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करने की छूट दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा है कि तीस्ता की रेगुलर बेल पर गुजरात हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है। अभी के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने कहा कि तीस्ता को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। तीस्ता 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में मामले दर्ज करने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में 26 जून से हिरासत में है। तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु भट्ट की बेंच ने सुनवाई की और तीस्ता सीतलवाड़ को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देते हुए कहा कि तीस्ता को जल्द से जल्द संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय कर जमानत दे। तीस्ता को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया और कहा कि तीस्ता जांच में सहयोग करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सिर्फ अंतरिम बेल पर मामले पर विचार किया है, हमने मेरिट पर कोई राय नहीं दी है। हाई कोर्ट मेरिट पर स्वतंत्रता से विचार करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगा। ये फैसला मामले के इस तथ्य कि वो एक महिला है, इसका असर मामले के दूसरे आरोपियों पर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि ये ट्रायल कोर्ट के लिए खुला होगा कि वो जमानत के लिए बॉन्ड के लिए कैश पर विचार करे, लोकल श्योरिटी पर जोर न दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक महिला है जो 2 महीने से हिरासत में है। जो मामला है वो 2002 से 2010 के बीच के दस्तावेज का है। जांच मशीनरी को 7 दिनों तक उससे हिरासत में पूछताछ का मौका मिला होगा। रिकॉर्ड में मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए हमारा विचार है कि हाई कोर्ट को मामले के लंबित रहते समय अंतरिम जमानत पर विचार करना चाहिए था। गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सही तौर पर मामला उठाया कि हाई कोर्ट ने इतना समय क्यों लगाया। मैंने सरकारी वकील से विस्तार से बात की। हाई कोर्ट ने इस मामले में वही किया जो आमतौर पर मामलों में करता है। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त को हाई कोर्ट के पास 168 केस लगे थे। तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले से 1 हफ्ते पहले 124 मामले थे। इस आदेश की तारीख को 168 मामले थे। गुजरात हाई कोर्ट के सीजे ने ऑटो लिस्ट पद्धति शुरू की है, जहां जमानत आवेदनों में कुछ दस्तावेज आदि दायर किए जाते हैं। जेल में बंद व्यक्ति को पता नहीं होता, इसलिए ऑटो सूची मदद करती है। सीजेआई ने कहा कि आपने जो दिया उसमें मुझे एक भी महिला से जुड़ा मामला नहीं मिला। तुषार ने कहा कि तीस्ता के लिए मेरे पास कम से कम 28 मामलों की सूची है, जहां इसी जज ने 2 दिनों के भीतर जमानत दे दी। याचिकाकर्ता ने पूरे राज्य को, राज्य के हर गणमान्य व्यक्ति को बदनाम किया है, उसके लिए कोई भी भरोसेमंद नहीं। सीजेआई ने कहा कि इस समय इस अदालत के समक्ष खुद को तथ्यों तक सीमित रखें। तुषार मेहता ने कहा, मुझे यह कहने का निर्देश है कि जज ने 30-40 मामलों का निपटारा किया है, यही सिस्टम है, अपवाद न बनाएं। अदालत का सवाल था कि अदालती फैसलों के अलावा एफआईआर में और कुछ नहीं है।
दोनों प्रदर्शित करते हैं कि यह सच नहीं है। कुछ मकसद था, कुछ साजिश। हमारे पास दिखाने के लिए कुछ सामग्री है। एसआईटी की एक रिपोर्ट में एसआईटी ने बताया कि 21 मामलों में वो कहते हैं कि हम जांच करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के सामने गवाह के बयान रखने पर गुजरात सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि ये बयान सील कवर में होते हैं, ये मजिस्ट्रेट के पास होने चाहिए। आपको ये बयान कैसे मिले? ये मजिस्ट्रेट कोर्ट की कस्टडी में होने चाहिए, ये कोर्ट से कोर्ट आने चाहिए। तुषार मेहता ने कहा, हमने कोर्ट से आग्रह किया था और इसके बाद कोर्ट ने जांच अफसर को दिए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में रखे जा सकें। मेहता ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट से साफ है कि सबूत के नाम पर तीस्ता ने जो कुछ भी दिया उसमें से काफी मनगढ़ंत था। ये भूलवश नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। ये कोर्ट से बाहर तैयार कराया गया था। तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा कुल 8 करोड़ जमा किए गए, जिसमें से शराब दुबई की दुकानों से खरीदारी हुई। ऐसा नहीं है कि बिना सबूत का मामला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए? सीजेआई ने कहा कि आपको तीस्ता से हिरासत में पूछताछ में क्या मिला? सीजेआई ने कहा, कितने दिन की पुलिस हिरासत थी? तुषार ने कहा 7 दिन की। वो काफी चतुर महिला है, उसने किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा 124 लोगों को उम्र कैद हुई है। ये कैसे कह सकते हैं कि गुजरात में कुछ नहीं हुआ? ये सब एक उद्देश्य के लिए है। ये चाहते हैं कि तीस्ता ताउम्र जेल से बाहर न आए। कि 20 साल से सरकार क्या करती रही? ये हलफनामे 2002-2003 के हैं, तो ये जालसाजी कैसे हो गए? सुनवाई के बाद अदालत ने हाई कोर्ट को तीस्ता की अंतरिम जमानत देने को कहा। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्त तय कर अंतरिम जमानत दे, बाद में जमानत पर फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से सुनवाई टालने के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पहले आप ही जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे, अब सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं। हम इस तरह से याचिकाकर्ताओं को अपनी पसंद की बेंच चुनने की इजाजत नहीं देंगे। अब 5 सितंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। नए सीजेआई जस्टिस उदय उमेश ललित के पहले कार्य दिवस पर पहली सुनवाई के लिए हिजाब मामले को सूचीबद्ध किया गया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने याचिकाओं पर राज्य को नोटिस जारी किया और उन्हें 5 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वो स्थगन की मांग वाली याचिका स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह से याचिकाकर्ताओं को अपनी पसंद की बेंच चुनने की इजाजत नहीं देंगे। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, हम फोरम शॉपिंग की अनुमति नहीं देंगे। आप तत्काल लिस्टिंग चाहते थे और अब आप सुनवाई स्थगित करना चाहते हैं, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने भी सुनवाई टालने के आग्रह पर सवाल उठाया। मेहता ने कहा कि इससे पहले कम से कम 6 बार याचिकाकर्ता सुनवाई टालने का आग्रह कर चुके हैं। सुनवाई के दौरान वकील ने यह भी कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों से हैं, कुछ कर्नाटक से भी हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 2.5 घंटे में कर्नाटक से दिल्ली आया जा सकता है। बहरहाल तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में नोटिस जारी कर दिया जाए ताकि मामले का जल्द निपटारा हो सके। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी स्थित गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती। पीठ ने आगे कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड का प्रावधान याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील में कहा गया कि ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। यूनिफॉर्म के संबंध में याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 और उसके तहत बनाए गए नियम छात्रों द्वारा पहने जाने वाली किसी भी अनिवार्य वर्दी का प्रावधान नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा हाथरस साजिश मामले में कप्पन की जमानत याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने मामले को निपटाने के लिए 9 सितंबर की तिथि निर्धारित की। कप्पन करीब 2 साल से सलाखों के पीछे है। कप्पन को अन्य आरोपियों के साथ यूपी पुलिस ने अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया था, जब वो हाथरस बलात्कार हत्या अपराध की रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि वो हिंसा भड़काने के मकसद से जा रहे थे। सिद्दीकी कप्पन पिछले 2 साल से जेल में है। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 5 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 9 सितंबर को करेगा। दरअसल 5 अक्टूबर 2020 को सिद्दीकी कप्पन को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिद्दीकी पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। यूपीए के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुक किए गए कप्पन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने 2 अगस्त को उसकी जमानत खारिज कर दी थी। अपनी याचिका में कप्पन ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने जमानत देने के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की और बिना किसी ठोस कारण के यांत्रिक रूप से जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। ये भी कहा गया कि उच्च न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देने में विफल रहा कि प्राथमिकी या आरोप पत्र यूएपीए की धारा 17 और धारा 18 के आह्वान का मामला नहीं बनता है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि कप्पन और सह आरोपी इलाके में सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से हाथरस जा रहे थे। ये कहा गया था कि वे गलत सूचनाओं से भरी वेबसाइट चलाने और हिंसा भड़काने के लिए धन एकत्र कर रहे थे। हाथरस के चंदपा क्षेत्र के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी। इस लड़की की कुछ दिन बाद दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। उन सभी पर यूएपीए और देशद्रोह जैसे आरोप लगाए। मथुरा की एक अदालत ने जुलाई 2021 में कप्पन की जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि प्रथम दृष्टया मामला था कि कप्पन और अन्य सह आरोपी उत्तर प्रदेश में हाथरस सामूहिक बलात्कार की घटना को कवर करने के लिए जा रहे थे और कानून और अन्य स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाल ही में मामले के एक आरोपी मोहम्मद आलम, जो उस कैब का चालक था जिसमें आरोपी यात्रा कर रहे थे, उसको उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थों के पास अपनी फीस निर्धारित करने के लिए बाध्यकारी और लागू करने योग्य आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि इस तरह का निर्धारण पार्टी की स्वायत्तता के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। मामला ओएनजीसी से जुड़ा हुआ है, जहां पर कंपनी ने मध्यस्थों की फीस पर आपत्ति जताई थी। फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि फीस का एक तरफा निर्धारण पार्टी स्वायत्तता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। मध्यस्थों की फीस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मध्यस्थों के पास विवादों के पिटारे के लिए अपनी खुद की फीस निर्धारित करने के लिए बाध्यकारी और लागू करने योग्य आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मध्यस्थ अपने पारिश्रमिक के संबंध में पार्टियों के खिलाफ अपने निजी दावे तय नहीं कर सकते हैं और फीस का एक तरफा निर्धारण पार्टी की स्वायत्तता के सिद्धांतों और निषेध के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ये फैसला सुनाया। जस्टिस खन्ना ने बहुमत के साथ कुछ पहलुओं पर अलग अलग फैसला सुनाया। जस्टिस चंद्रचूड़ और सूर्यकांत के बहुमत के फैसले ने तर्क दिया कि मध्यस्थ पारिश्रमिक के संबंध में पार्टियों के खिलाफ अपने निजी दावे का न्यायाधीश नहीं हो सकता है।
मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पार्टियों द्वारा सहमत प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थता का संचालन करने की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने ये स्पष्ट किया। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालत ने भारत में मध्यस्थता के संचालन के लिए कई दिशा निर्देशों को अपनाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि मध्यस्थों के पास अपनी फीस निर्धारित करने के लिए बाध्यकारी और लागू करने योग्य आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है। फीस का एक तरफा निर्धारण पार्टी स्वायत्तता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, ताकि मध्यस्थ अपना पारिश्रमिक तय नहीं कर सकते। पीठ ने जोर देकर कहा कि पार्टी की स्वायत्तता मध्यस्थता का एक प्रमुख सिद्धांत है और समझौता मध्यस्थ प्रक्रिया की नींव रखता है। ये निष्कर्ष निकाला गया चूंकि शुल्क के संबंध में पार्टियों और मध्यस्थों के बीच स्पष्ट रूप से कोई सहमति नहीं थी। ट्रिब्यूनल को जारी रखने की अनुमति देने का मतलब पार्टियों और मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर शुल्क लगाना होगा, जिसके लिए वे सहमत नहीं हैं। उसी के मद्देनजर कोर्ट ने एक नए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन का आदेश दिया। जब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एक नए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के लिए इस निर्देश पर सहमत हुए, उन्होंने एक अलग निर्णय दिया, क्योंकि उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि पार्टियों के बीच किसी भी समझौते के अभाव में न्यायाधिकरण शुल्क तय करने का हकदार नहीं था। ये मुद्दा पीठ के सामने तब आया जब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले को समाप्त करने और मध्यस्थों के एक नए सेट के प्रतिस्थापन की मांग की, जब उनकी फीस को संशोधित करने की मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो शिक्षकों को 6 सप्ताह के भीतर 3 अप्रैल 1997 से पहले की सेवा के लिए ब्याज सहित ग्रेच्युटी का भुगतान करें। फैसले में अदालत ने कर्मचारी के दायरे में शिक्षकों सहित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 में संसद के संशोधन की वैधता को सही ठहराया और निजी स्कूलों के लिए पात्र लोगों को ग्रेच्युटी का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने निजी स्कूलों के शिक्षकों को ग्रेच्युटी का अधिकार देने वाले 2009 के कानून को बरकरार रखा है। कोर्ट ने ग्रेच्युटी का भुगतान कानून 2009 के प्रावधान के पूर्व की तिथि 3 अप्रैल 1997 से लागू करने के निर्णय को वैध ठहराया है। निजी स्कूलों को अब उन सभी शिक्षकों को ग्रेच्युटी देनी होगी जो 1997 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने इंडिपेंडेंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर 20 से अधिक याचिकाओं को अन्य निजी स्कूलों के साथ खारिज कर दिया। साथ ही उन पर कर्मचारियों और शिक्षकों को 6 सप्ताह के भीतर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के प्रावधान के तहत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अगर शिक्षकों को पैसा पाने में कोई दिक्कत होती है तो वे उचित फोरम में जा सकते हैं। इस फैसले का फायदा देश भर के गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा। 3 अप्रैल 1997 से शिक्षकों को ग्रेच्युटी कानून का लाभ मिलेगा। मामले से जुड़े जानकार लोगों के मुताबिक जो शिक्षक नौकरी छोड़ चुके होंगे या रिटायर हो चुके होंगे, ऐसे सभी टीचरों को पूर्व तिथि से ग्रेच्युटी कानून का लाभ मिलेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने 29 अगस्त को ये अहम फैसला दिया। बेंच ने निजी स्कूलों के संघ और स्कूलों की अलग से भी दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया। इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया और बहुत सी अन्य निजी स्कूलों ने याचिकाएं दाखिल की थी। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में देश के विभिन्न हाई कोर्टों जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती दी गई थी। इसके अलावा बहुत से स्कूलों ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका में ग्रेच्युटी का भुगतान कानून 2009 की धारा 2E और 13A की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। इस कानून में शिक्षकों को ग्रेच्युटी का लाभ पहले की तिथि यानी 3 अप्रैल 1997 से देने का प्रावधान था। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।